अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होना भी बाकी है। कौमी असम्बली में आईनी मुकाबले का वक्त भी तय नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले सियासी मैदान में मुहाज़राई उरूज पर है। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान झड़प हुई, मज़ाहमत की गई, गिरफ्तारियाँ हुई, मुल्क भर में एहतजाज हुआ, धरने दिए गए और फिर आज सुबह JUI के कारकुन रिहा कर दिए गए। और फिर आज लफ्जी गोलाबारी ने सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ा दिया है। वज़ीर आज़म ने लोअर दीर में एक और जारहाना खिताब किया है, अपोजिशन को ललकारा है, अदम एतमाद लाने का चैलेंज दोबारा दे दिया है, डी चौक पर अवामी ताकत के मुजाहरे का ऐलान किया है और जवाब में अपोजिशन रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म पर सख्त तनकीद की है। लोअर दीर में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद की। गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR ने कहा था कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, अपोजिशन कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट अब न्यूट्रल है, और आज वज़ीर आज़म ने कहा कि जानवर न्यूट्रल होता है। आप तीनों ने, थ्री स्टूजेस ने अपने सारे इदारे तबाह कर दिए। जो बाहर बैठा हुआ है मुझे ये भी कहते हैं कि जी उसको भगौड़ा ना कहो। क्या वो ठीक करेगा फौज, या वो डीजल, और या वो आसिफ जरदारी, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी, या वो छोटा शहबाज शरीफ? ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा? दूध का दूध, पानी का पानी होने लगा। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। खतरनाक डीजल, शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, ड्रामाबाज शोबाज, ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। आप डी चौक में इंशाल्लाह देखेंगे अवाम का समुंदर। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। वज़ीर आज़म के इस बात के जवाब में PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कल ही DG ISPR ने एक बयान दिया है। वज़ीर आज़म का आज का बयान उसका रद्द-ए-अमल हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ना हुई तो बात गली कूचों और सड़क तक जाएगी। अगर वो कहते हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसके जवाब में वो क्या कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब ये मुल्क के इदारों के बारे में, और कल ही ISPR ने जो बयान दिया है, तो आज का बयान तो उस पर रद्द-ए-अमल हो सकता है ना। अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी, लेकिन एहतमाल है नहीं भी हो सकती। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे, फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे, फिर मामलात सड़कों पे आएंगे, फिर अनारकी की तरफ जाएंगे, और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा क्या आप न करें ऐसा, कहीं निजाम न लपेट दिया जाए, कहीं फला न हो जाए, कहीं फला न हो जाए। तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि खज़ां जाए बहार आए ना आए। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी, होश हवास उड़ चुके हैं उसके। गालियां देते हो, नाम बिगाड़ते हो, बदअखलाकी करते हो। आपकी जुबान बता रही है कि आप पाकिस्तान के वजीर आजम होने के और इसके अहल नहीं है। उसको पाबंद किया जाए, उसको लगाम लगाया जाए, इसके गले में पट्टा डाला जाए। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने कहा कि फजलुर रहमान को डीजल ना कहें। इसके बावजूद आज जलसे में वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान को बार बार डीजल कहते रहे। बाद में इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उनकी जनरल बाजवा से कोई बात नहीं हुई। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। इमरान खान साहब ने अभी कुछ देर पहले तकरीर में कहा है कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि मौलाना साहब का नाम ना बिगाड़ा करो। तो क्या आपने कुछ शिकायत लगाई थी जनरल बाजवा को? नहीं, मुझे ऐसी कोई सियासत करनी ही नहीं है, न कभी मैंने की है, मुझे आप जानते हैं। एक तरफ तो आज ये बयानबाजी होती रही, दूसरी तरफ राब्ते, मुलाकातें और मुशावरत भी जारी रही। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फरूख हबीब चौधरी परवेज़ इलाही से मिले। काफली को मनाने की एक और कोशिश की और मुलाकात के बाद दावा किया कि काफली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। जो भी रिजर्वेशंस हैं PMLQ की काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं, जो छोटी मोटी है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो एक ये जो नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है, इस इजलास को बुलाने से पहले तमाम इत्तेहादी जो हैं वो फॉर्मल अनाउंसमेंट भी कर देंगे वज़ीर आज़म के कॉन्फिडेंस देने की। पंजाब में जो है वो एक नार 100 बीमार वाला हाल है, तो इंशाल्लाह ताला सभी को मुतमईन करेंगे। दूसरी जानिब खबर सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान ने नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक अलीम खान और नवाज शरीफ की मुलाकात लंदन में हुई, जिसमें इसहाक डार और नवाज शरीफ के बेटे भी मौजूद थे। ये मुलाकात बुध के रोज़ हुई, जो तकरीबन 3 घंटे जारी रही और इसका एहतमाम मुश्तरका दोस्तों ने किया। मुलाकात में अलीम खान ने नवाज शरीफ को बताया
कि उनके साथ 3 साल में क्या होता रहा, उनकी अपनी जमात ने उनको किस तरह निशाना बनाया। ज़राए का कहना है कि अलीम खान की नून लीग में शमूलियत का इम्कान है, जबकि उन्होंने लंदन जाने से पहले शहबाज शरीफ से भी लाहौर में मुलाकात की थी। अलीम खान के तर्जुमान खालिद महमूद का कहना है कि अलीम खान की लंदन में नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन से मुलाकात नहीं हुई है। अलीम खान आज लंदन से पाकिस्तान वापस आएंगे और वापस आकर अपनी सियासी हिकमत अमली सामने लाएंगे। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं। MQM का इजलास हुआ है, क्या उनकी तरफ से फैसला किया गया है, जरदारी साहब ने उन्हें क्या ऑफर किया, इस सब पर बात करते हैं। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब, आपकी मुलाकात हुई आसिफ जरदारी साहब से इस्लामाबाद में, और जब वजीर आजम आपके पास है उसके बाद हुई, क्या कुछ ऑफर किया गया है, क्या बात हुई? अच्छी मुलाकात हुई, अच्छे माहौल में हुई। हमने चीज़ें रखी भी जो हम पिछले 14 साल में सिंध के साथ जो हाल हुआ है, कराची के साथ जो हुआ है, और फिर एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, अवाम जो सफ़र कर रही है, सारी चीज़ें सामने रखी और उनके जो सल्यूशंस हैं वो भी सामने रखे। जो परमानेंट सोल्यूशन है, हमें टेम्परेरी सोल्यूशन पे नहीं जाना। वो आपने बताया भी था हमें कि आप क्या क्या उनके सामने रखेंगे, फिर वो माने कि हाँ ये चीजें वो देने को तैयार हैं, आपके साथ आगे चलने को तैयार है, या नहीं माने? देने का लफ्ज मैं नहीं इसमें लाऊंगा। हमने जो इश्यूज रखे वो पर्टेन करते हैं कराची और सिंध की आवाम से, उसमें पॉलिटिकल फायदा मेरा नहीं है। मुझे मिनिस्ट्रीज नहीं चाहिए, वो इश्यूज रिजॉल्व करें। आर्टिकल 140A को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको भी इम्प्लीमेंट कराएं, और 40% कोटा है, ये सारी चीज़ें रखी हैं। और फिर तरीके से बड़ी इज्जत दी हमें, ऐसी बात नहीं है, हम भी इज्जत करते हैं उनकी, मगर पॉइंट ये है कि आवाम के मसाइल हल हो जाएं। तो उन्होंने क्या कैटेगोरिकल जवाब नहीं दिया आप लोगों को, जिसकी वजह से आप आज भी फैसला नहीं कर पाए? उसकी निटी-ग्रिटीज जहाँ भी इरिटेंट्स होते हैं उनको भी हमें एड्रेस करना होता है शाहजेब। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अभी हम आपस में बैठ के उसको फाइनल टच दे रहे हैं, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। मगर झुकाव अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप मुलाकातों में शरीक थे, सबसे मुश्किल आई एम सॉरी मैं नहीं समझ सका। अगर मैं, क्योंकि आप सारी मुलाकातों में शरीक थे, तो मैं अगर जानना चाहूँ कि इस वक्त पार्टी का झुकाव किस तरफ है? फैसला नहीं किया है, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, झुकाव किस तरफ है आपका? झुकाव है कि ये जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं पब्लिक से रिलेटेड, ये जो इम्प्लीमेंट करेगा उधर झुकाव है हमारा। और फिर एक और चीज़ भी है शाहजेब, ये जो हमारे इश्यूज हैं इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम जानते हैं कि कुछ टाइम लगेगा, तो उसको भी ओवरकम करना है हमने, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि फौरन बहुत सारी चीजें हो नहीं रही हैं। मगर साहब, आपने वजीर आजम से ना आपने कुछ मांगा जब वो मुलाकात में आए, ना उन्होंने अदम एतमाद की बात की, और तो आपने हुकूमत से तो कुछ मांगा ही नहीं है, ना उन्होंने कुछ ऑफर किया है, तो वो कैसे आपकी कोई डिमांड पूरी कर देंगे? मांगा तो आपने है ही, आसिफ जरदारी साहब के सामने सारे की सारी डिमांड्स जाके रखी हैं। हमने जब एग्रीमेंट किया था PTI के साथ 3.5 साल पहले, सब मांगा था, उसको फिर से रिपीट कितनी दफा करूं मैं PM साहब के सामने? उनको सब पता है, उनको पार्टी के इश्यूज भी पता है, आवाम के इश्यूज भी पता है। तो आपको उम्मीद नहीं है कि हुकूमत उस पर डिलीवर कर सकती है? अगर ऐसा होता तो जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें वो जिक्र करते, उनके जो लोग आए थे वो जिक्र करते कि हम 1 2 3 ये अभी इम्प्लीमेंट करते हैं, हम NFC अवार्ड को उसके साथ मिलाते हैं PFC अवार्ड के साथ, कुछ तो कहते, कुछ भी नहीं कहा ना। तो क्या ऑपोजिशन ने कोई गारंटी दी है जिसमें, क्योंकि ये खबर आई थी, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो जरदारी साहब से आपकी मुलाकात है उसे अरेंज कराने में नून लीग का किरदार है, तो नून लीग कोई गारंटी देने को तैयार है कि जो आपसे वादा किया जाएगा पूरा होगा? हम चाहेंगे कि जो हमारे वेल विशर्स हैं और जो हमारे, अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं और वो बेनिफिशियरी होते हैं तो उनको ज़रूर हम एज ए गारंटर लेके बैठें, क्योंकि ज़ाहिर है कागज़ की वैल्यू रहती नहीं है यहाँ साइन करने के बाद। तो आप ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब जो वादा करें, मौलाना फजल रहमान और नून लीग अगर उस पर गारंटी दें तो फिर आप सोच सकते हैं इस हवाले से? एग्जैक्टली, बिल्कुल हमारे यहाँ यही एक सोच पाई जाती है कि अगर ये बड़े पॉलिटिशियंस इसकी हामी भरें कि ये इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होगा तो हम उस तरफ जा सकते हैं।
एक तासुर ये भी आ रहा है क्योंकि आपकी ज़ाहिर काफ लीग से भी मुलाकात हुई इस्लामाबाद में कि मिलकर कोई फैसला करने की भी नौबत आ सकती है कि जो काफ लीग फैसला करेगी वही MQM करेगी, और क्या ऐसा है? हमारी जब पहली मुलाकात हुई थी परवेज इलाही साहब से और चौधरी साहब से, बड़े चौधरी साहब से, तो हमने यही तय किया था कि जो भी फैसला करेंगे हम आपस में एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बनाएंगे। देखते हैं, अब ज़ाहिर है पंजाब में ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं और पंजाब परवेज इलाही साहब ही बेनिफिशरी हो सकते हैं, तो उनकी तरफ हमारा जो है इंतज़ार है। अगर वो समझते हैं कि हमसे कंसल्ट करना है तो उनको पहल करनी होगी। उनका झुकाव आपको किस तरफ लगा ज़्यादा? देखिए शाहजेब, वो जाहिर है अगर कोई भी फैसला होता है तो बेनिफिशरी तो है कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, तो हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। और ये उम्मीद किसकी तरफ से ज़्यादा है, हुकूमत की तरफ से ज़्यादा है या अपोजिशन की तरफ से ज़्यादा है उन्हें? ऑफर तो उनको सारी तरफ से हो रही है, हुकूमत की तरफ से तो अभी नहीं सामने आई, मगर ऑपोजिशन की तरफ से तो हुई है उनको ऑफर। क्या आपको तासुर मिला कि परवेज इलाही वैसे वजीर आजम से और हुकूमत से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं? जी ऐसा है। और आप लोग भी हुकूमत से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं? हम तो नाराज़गी शो करते आए हैं, हर मीटिंग में हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने यकीन दहानी कराई है। आगे भी सोचना है शाहजेब, आगे इलेक्शन भी आ रहा है, उसके हवाले से भी सोचना होगा हमें। सब यानी कि इस वक्त MQM की सिचुएशन ये है कि फैसला कोई नहीं किया है, मगर हुकूमत से क्योंकि 3.5 साल पहले मुआहदा किया था तो हुकूमत पर कोई भरोसा नहीं है कि वो डिलीवर करेंगे, मगर जरदारी साहब पर या पीपल्स पार्टी पर सिर्फ उस सूरत में भरोसा आप कर सकते हैं और उनका साथ दे सकते हैं अगर मौलाना फजल रहमान और नून लीग गारंटी दे दें कि अपने वादे पर डिलीवर करेंगे। और वादे सिर्फ वही वादे हैं, मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि यहाँ तासुर ये दिया जाता है कि कुछ डील हो गई है, कुछ फायदा हो गया है, मिल गया है। वजारत पे कोई बात नहीं की है, हमने किसी चीज पे कोई बात नहीं की है। जो मैंने आपको इश्यूज बताए हैं विच परटेन्स टू पीपल ऑफ कराची एंड सिंध, वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं, हम फिर कुछ ना कुछ जरूर फैसला करेंगे। शुक्रिया वसीम अख्तर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हमारे साथ MQM के रहनुमा वसीम अख्तर साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हुकूमत पे तो कोई भरोसा नहीं है, 3.5 साल हमने देख लिया। जरदारी साहब पर हम उस वक्त भरोसा करने को तैयार हैं और अपोजिशन का साथ देने का सोच सकते हैं अगर नून लीग और मौलाना फजल रहमान गारंटी दें कि वो अपने वादों पर डिलीवर करेंगे, हमारी जो डिमांड्स हैं उस हवाले से। क्या गारंटी देगी नून लीग? MQM की कुछ उनकी डिमांड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनका एक सोच है उनकी कराची के बारे में ख़ास तौर पर, जिससे हम मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करते हैं कि बल्दियात के जो मामलात हैं उसमें कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसका एक निज़ाम ऐसा होना चाहिए जो वाकई अवाम के लिए डिलीवर कर सके। फिर जो वसाइल की तकसीम है वो भी मुनसिफाना होनी चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, नौकरियों का जो हिस्सा है, ये यकीनन कराची के लोगों का हक़ है और MQM भी यही बातें हमेशा करती है। तो हम इस बात से इत्तेफाक है, लेकिन वहाँ पर हुकूमत कम से कम सूबे की सतह पर आज पीपल्स पार्टी की है, तो हम सारे इस वक्त अपोजिशन में इकट्ठे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जो तहफ़्फ़ुज़ात जिनका इज़हार वसीम अख्तर साहब ने किया है यकीनन उस पर गुफ्तगू हो सकती है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये उनका एक जायज़ और जमहूरी हक़ है। और साहब अगर जाहिर देखें MQM का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के का एक दोनों में दरार है एक जो नज़र आती है, मगर MQM को इलेक्शन ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ना है, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं, तो उन्हें कुछ देने के लिए और आवाम को बताने के लिए कोई गारंटी तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि कराची के आवाम में वो ये नहीं कह सकते कि जरदारी साहब ने वादा कर लिया वो डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बहुत वादे किए हैं। तो आप तैयार हैं उसके लिए? जी बिल्कुल, हम पीपल्स पार्टी से बात करेंगे कि अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पर जो जमातें हमारे साथ आएंगी तो उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हमें उनका अज़ाला करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो MQM बात कर रही है कराची के बल्दियाती निज़ाम के हवाले से और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से, तो वो बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं और ये सिर्फ MQM की ज़रूरत नहीं है, कराची के अवाम की ज़रूरत है।
तो इसमें सियासत तो एक जगह पर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें जो आइन की स्पिरिट है कि तमाम शहरी बराबर होते हैं, उसका ख्याल करना चाहिए और ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे। काफ लीग की तरफ से ये बात सामने आई है, चीमा साहब ने कहा कि हमें मौलाना फजलुर रहमान ने और ज़रदारी साहब ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर का कहा, शहबाज शरीफ ने भी कहा, मगर फिर कहा कि मैं नवाज शरीफ से बात करके बताऊंगा, मगर 2 दिन के अंदर, मगर फिर उनकी तरफ से जवाब गालिबन नहीं आया। तो अब तो ये वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्ट्री अगर ऑफर कर दी हुकूमत ने तो काफ लीग आपके साथ नहीं आएगी, और अगर काफ लीग नहीं आती तो मुमकिन तौर पर शायद MQM भी ना आए, और ये नहीं आते तो शायद जो खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनका भी आना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो तहरीक अदम एतमाद डामाडोल नजर आती है या आपको देना पड़ेगा जो परवेज़ इलाही साहब मांग रहे हैं? देखिए, सिर्फ लेन देन की बात नहीं होती कि सियासी माहौल क्या है, सियासी हालात क्या हैं। अगर जैसे MQM ने अपनी एक जायज़ मामलात सामने रखे हैं, उन पर भी बात होनी है। काफ लीग की भी यकीनन अगर वो हुकूमत को छोड़ कर आ रहे हैं, उनकी भी कुछ बातें होंगी। मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर की डिमांड की है या किसी ने वादा किया है। ये आला क़यादत की सतह पर बात है, वही बेहतर जानते हैं, चीमा साहब या मौलाना साहब या बिलावल साहब। लेकिन यकीनन ये सियासत में बातें होती हैं, लेकिन बात वो होनी चाहिए, हल वो निकालना चाहिए जिससे अवाम भी मुतमईन हो और जिससे सूबे या मुल्क के हालात भी बेहतर हो सकें। तो हमें इन सब चीज़ों का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। मगर इतना वक्त तो जमहूरी अमल है, उसके अंदर अब भाई साहब इतना वक्त तो नहीं है। हुकूमत किसी भी वक्त अगर इजलास बुला ले तो उसके बाद 3 से 7 दिन का वक्त होगा। अगर अभी तक इन पे बात ही होनी है, काफ लीग को क्या देना है या MQM को क्या देना है, या किस तरीके से कोई गारंटी देनी है, किस तरीके से उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं, तो अब वक्त है आपके पास ये सारी चीज़ों का, अगर अभी तक आप ये मामला नहीं तय कर पाए? देखिए ना, ये सब जिक्र कर रहे हैं कि बातचीत हो गई है, तो बातचीत हो गई है। MQM को मैंने जिक्र किया है, उनकी पीपल्स पार्टी से भी बात हुई है, शहबाज साहब से मुलाकात हुई थी। ये बातें तो सब पता हैं। अब उनके जो उन्होंने एक अपना इजहार किया है कि मौलाना साहब गारंटी दें और मियाँ साहब दें, तो यकीनन वो आला क़यादत डिस्कस करके गारंटी दे देगी। अगर काफ लीग पंजाब की बात करती है तो इस पर भी उनसे अगर बात होती है, तो अगर ये आला क़यादत का फैसला आता है तो ये भी बात भी आगे चल पड़ेगी। मगर आज मौलाना ने कहा कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना भी हुई, उम्मीद का इंतजार कर रहे थे कामयाब हो, तो फिर सड़कों पर निकलेंगे, ये हुकूमत नहीं चलने देंगे। तो इरादा ये है कि अगर अदम एतमाद नहीं कामयाब होती है तो फिर एक पूरा का पूरा सड़कों पर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी मुल्क में। देखिए, अदम एतमाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कामयाब होगी। अदम एतमाद किसी गैर आइनी अमल के ज़रिए ही रोकी जा सकती है। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर ये मामला आइन के अंदर रहा, रुकावट को पैदा हुई तो गैर आइनी होगी। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि ये कामयाब होगी, और अगर गैर आइनी अमल हुआ तो फिर उसका मुकाबला सड़कों पर किया जाता है। मगर वज़ीर आज़म ने तो कह दिया, गैर आइनी कैसे हो सकता है कि स्पीकर वोट ना तस्लीम करे, जो कि हुकूमत की हिकमत अमली नज़र आती है, तो उस पर सड़कों पर जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आप? देखिए, कोर्ट्स को भी जाएंगे, सड़कों पर भी जाएंगे, हर तरफ से। क्योंकि जब आप गैर आइनी अमल से एक मामले को रोकते हैं, चाहे आप लोग अगवा करते हैं, जैसे कल हमला हुआ JUI के एक मेंबर के घर पर और 5 मेंबरान को जदकूब किया गया, उनको कमरे में बंद कर दिया गया, 2 को उठा लिया गया। तो इस किस्म की जब बातें होंगी तो फिर अवाम सड़कों पर आएंगे। तो इनको चाहिए कि वो जो धमकियाँ वज़ीर आज़म साहब उनके वज़ीर दे रहे हैं, तो इनका मुकाबला फिर अगर सड़कों पर ही इन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा जो गैर आइनी है। हमने अदालतों का रास्ता भी करना है। अदम एतमाद का प्रोसेस आइन में बड़ा क्लियर है, कौन वोट दे सकता है नहीं दे सकता है, मामला बड़ा क्लियर है। लेकिन जो जिस नीयत का इजहार वज़रा और वज़ीर आज़म साहब और ये लोग कर रहे हैं, उससे ये नज़र आता है कि वो किसी गैर आइनी अमल की तरफ जाना चाहते हैं। तो उनको अदालतें भी रोकेंगी और अवाम भी रोकेंगी। बहुत शुक्रिया साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद कराबाशी साहब की राय आपने सुनी। हमने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को भी प्रोग्राम में दावत दी, वो प्रोग्राम में नहीं आए हैं, मगर वाकई क्या तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के इम्कानात हैं या नहीं हैं, क्या अंदर का मामला, इस पर मज़ीद बात करते हैं बैठे बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। आज वफाकी वज़रा की काफ लीग से मुलाकात हुई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने दावा किया कि काफ लीग के साथ मामला तय पा गए हैं। हमारे साथ तारिक बशीर चीमा साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं, रहनुमा हैं काफ लीग के। चीमा साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। चीमा साहब, क्या दुरुस्त कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि आज मामला तय पा गए हैं काफ लीग के साथ? नहीं, वो तशरीफ लाए थे चौधरी साहब के पास और उन्होंने वो एक ऑर्डिनेंस जो निकाला हुआ है हुकूमत में
उस सिलसिले में उन्होंने बातचीत की थी और वो चौधरी साहब ने उनको गाइडलाइन दी थी कि अगर आप मामला ठीक करना चाह रहे हैं सहाफ़ी बरादरी के साथ, सब जर्नलिस्टों के साथ, तो आप ये चीजें जो है ये फौरी तौर पर वापस लें। इसके अलावा यकीन जानिए कोई बात नहीं हुई। मुझे समझ नहीं लग रही कि इतनी दरोग गोई का सहारा किस लिए लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? कि मामला काफ लीग से तय पा गए हैं, बता हो रहे हैं, क्या हमारे मुंह में जबान नहीं है, हम बता नहीं सकते, इसका इजहार नहीं कर सकते, कोई हमें कोई मजबूरी है कि हम इसका इजहार करते हुए शर्मा रहे हैं कि हमारे मामला तय पा गए हैं? कोई ऐसी बात ही नहीं है। सब यानी तहरीक अदम एतमाद पर सिरे से बात ही नहीं हुई, जो पीका ऑर्डिनेंस का मामला चल रहा है बस उस पर बात हुई। कोई तहरीक अदम एतमाद पर इनसे बात ही नहीं हुई। और पता नहीं फवाद चौधरी साहब, मैंने तो पहले गुजारिश किया ना, तो फवाद चौधरी साहब को अगर ये पीटीआई के तमाम तर मामलात का इख्तियार जो है वो फवाद चौधरी साहब के पास है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। सर मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि अब जो इतलात आ रही हैं उसमें हुकूमत ये तासुर दे रही है कि पंजाब का मामला बाद में होगा, मरकज में जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है वो पहले है, इसके लिए राजी है काफ लीग कि जी पंजाब की सूरत हाल बाद में डिस्कस हो जाएगी, पहले मरकज में आप साथ दे दें उनका? पंजाब का मामला ये बाद में करें, अदम एतमाद के ना करें, अगर ये मुतमिन है बुज़दार साहब की वर्किंग से, नहीं मुतमिन है, हमारा इससे भाई कोई कंसर्न नहीं है। हमने कब इनको ये कहा है, ये प्रेशर जो भी प्रेशर होगा इनकी पार्टी के अंदर से होगा, हमारा कोई प्रेशर नहीं है, हमारा कोई प्रेशर नहीं है इनके ऊपर कि आप ये करें या वो करें, अब इनकी पार्टी के अंदर से प्रेशर है जो भी है। मगर आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मौलाना फजल रहमान ने भी, ज़दाई साहब ने भी और फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी 2 दिन का कहकर ये चीफ मिनिस्ट्री की ऑफर की थी, अभी तक हुकूमत ने की है परवेज इलाही साहब को ऑफर? वो तो मैंने आपको हकायक बताए थे और मैंने बाकी किसी चैनल पर भी हकायक जरूर बताए होंगे कि फलां साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने ये कहा, फलां साहब ने ये कहा। एक जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो तो बताने पड़ते हैं, लेकिन ये कहना कि अब फवाद चौधरी साहब को हमने ये इन्होंने आए मामला तय करने और चौधरी साहब के साथ इन्होंने मामला, इससे बेहतर है चौधरी साहब सियासत छोड़ दें। अगर काफ लीग के मामला जो है वो फवाद चौधरी ने तय करने हैं तो चौधरी साहब को सियासत छोड़ देनी चाहिए। तो चीमा साहब आप मुख्तलिफ मुलाकातों में भी साथ थे, आज भी आप मिले हैं चौधरी बिरादरान से, झुकाव किस तरफ है आपकी पार्टी का अगर मैं जानना चाहूँ? 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर फैसला आ जाएगा इंशाल्लाह। हम आज भी हमारी एक मीटिंग हुई है और ये चौधरी परवेज इलाही साहब ने फैसला करना है, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्दी फैसला करते हैं। क्योंकि एमक्यूएम का वफ्द भी मिला काफ लीग से और मैं अभी वसीम अख्तर साहब से पूछ रहा था कि क्या ये तासुर दुरुस्त है और आपको मिला कि परवेज इलाही साहब बहुत नाराज हैं हुकूमत से, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी बहुत नाराज है। सर ये अगर देखो ना, अगर ये तासुर मिल रहा है और वसीम अख्तर साहब ने कहा है तो देखिए रिजर्वेशंस तो हैं, हमने लोगों में जाना है, हमने अवाम में जाना है, हम सियासी फैसला करेंगे जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेहतर होगा, इस सूबे के लिए बेहतर होगा। सब और इस वक्त जो सूरत हाल है अब उसमें नजर आ रहा है कि हुकूमत हर हाल में तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की कोशिश करेगी। उसमें आपने कल भी देखा जो कुछ हुआ पार्लियामेंट लॉजेस में, इस सारे मामले को काफ लीग कैसे देख रही है? सही देख, मैं तो अब तो देखें जो कुछ कल हुआ है इट वॉज अनकॉल्ड फॉर, और मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ दानिश का मुजाहरा किया गया है। और ये आप कह रहे हो कि इन हरबों से अगर तरीके अदम एतमाद नाकाम होती है तो ये फिर एक ही दिन कर दें सारा कुछ ताकि बिल्कुल खत्म हो जाए तरीके अदम एतमाद, इसका जिक्र ही ना हो कहीं पर। मतलब एज ऑफ नाउ भी इदारों की तरफ से कोई कॉल, कोई बात नहीं हुई है काफ लीग से कि आप कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं? काफ लीग से तो कोई नहीं हुई जी, बाकी मुझे नहीं पता। काफ लीग से तो कतन किसी आदमी की बात नहीं हुई, किसी इदारे का मुझे नहीं पता इदारों से आपकी क्या मुराद है। किसी ने हमसे कोई बात नहीं की, हमसे किसी ने शाहजेब साहब कोई बात नहीं की कि आपने वोट देना है नहीं देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो तो आज मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में, मैंने क्लिप की सुने हैं मैंने, वो तकरीर में भी उन्होंने काफी कुछ कहा है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो अब मुझे नहीं इल्म इस बात का कि क्या है, हमें भारत किसी ने अप्रोच नहीं किया। आपको कौन सी वाली बात एस्टेब्लिशमेंट के बारे में लगी उनकी? भाई यही जो वो फरमा रहे थे न्यूट्रल रहने वाली और दूसरी और तीसरी। अब ये वो देखो, ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुल्क के, उनको पता होगा, या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है उनको पता होगा। हम तो क्या पिद्दी का शोरबा, हमें क्या पता इन बातों का शाहजेब साहब। मतलब एज ऑफ नाउ भी आप ये कह रहे हैं किसी भी तरफ जा सकती है काफ लीग? यकीनन क्यों नहीं, जिधर
जिधर हम मुनासिब समझेंगे, जो अच्छा होगा फैसला वो इंशाअल्लाह ताला करेंगे, जो इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के लिए बेहतर होगा वो फैसला करें। बहुत शुक्रिया जी, मस आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। क्या सूरत हाल बन रही है। सीनियर साहब तो ज़ियाकार सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद। साफी साहब बहुत शुक्रिया। साफी साहब, आज मौलाना ने कहा कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना भी हुई तो फिर सड़कों पर और वो सारे मामलात होंगे, एहतजाज होगा। क्या अभी तक नंबर पूरा नहीं है क्योंकि इत्तेहादी कमिट नहीं कर रहे हैं अपोजिशन के साथ भी? नहीं, मेरे ख्याल में नंबर का मसला नहीं है। कल भी आपने पूछा मौलाना से, तो दिन को मुझे उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा कि नंबर हमारे पूरे हैं और पूरे से भी ज़्यादा हैं। और ये सिर्फ उनका दावा नहीं है बल्कि हमारे ज़राए भी ये बता रहे हैं कि 12 से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के पास, कल पीपल्स पार्टी के पास 4 थे, अब 6 हो गए हैं, और 4 मौलाना के पास। तो इत्तेहादियों के बगैर भी नंबर पूरे हैं। और अगर पीटीआई वाले ना हों और सिर्फ इत्तेहादी हों तो उस सूरत में भी नंबर पूरे हैं। लेकिन वो जब ये बात कर रहे हैं तो वो ये कि जो हुकूमत मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है और करेगी आगे भी जाके, तो वो एहतजाज की धमकी उस सूरत में दे रहे हैं। अच्छा, मगर इत्तेहादी कमिट नहीं कर पा रहे। इत्तेहादी इसलिए नहीं कमिट कर पा रहे कि इदारे न्यूट्रल हैं, उन्हें कोई कॉल ही नहीं आ रही है इसलिए वो नहीं फैसला कर पा रहे, या वाकईतन वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत से मैक्सिमम कुछ ना कुछ निकाल लें और आखिर वक्त तक हुकूमत को आसरे पर रखें? नहीं, जाहिर बात है कि पिछले 3.5 साल में पहली मरतबा इत्तेहादियों को ये मौका दिया गया है कि वो अपना फैसला खुद कर ले। इससे पहले उनको इत्तेहाद बिल जबर पे मजबूर किया था किसी और ने, और इसलिए इमरान खान साहब का उनके साथ रवैया इंतहाई जारहाना और बल्कि किसी हद तक गुस्ताखाना रहा। आप एमक्यूएम की सूरत हाल मुझसे बेहतर जानते हैं कि एमक्यूएम वालों का कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ। वो क्या क्या फरियादें करते रहे, ना उनको वजारतें दी जाती रही, ना उनके मुतालबात को सुना जाता रहा। उल्टा उनको ताने मिलते थे कि तुम लोग तो एक टेलीफोन की मार हो। काबीना के मेंबरान देते थे। मुस्लिम लीग काफ वालों की आप देख रहे हैं मुनीस इलाही को कितना तड़पाया गया वजारत के लिए। बाप पार्टी में जाम कमाल को ये गिला है कि आखिरी वक्त पे संजरानी साहब ने प्राइम मिनिस्टर के ईमा पे मिलकर उनकी हुकूमत को ख़त्म किया। तो वो तपे तो पहले से थे, लेकिन पहले वो खुद फैसले नहीं कर सकते थे। अब पहली मर्तबा उनको खुद फैसले का मौका भी मिला है और अपने आप को केश करने का मौका भी मिला है। इसलिए वो हुकूमत से भी मिल रहे हैं और अपोजिशन से भी मिल रहे हैं और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये उनका आना जाना भी, ये तो अपोजिशन की जीत है। मुझे इसके साथ ये बताइएगा कि आज जो वज़ीर आज़म की तकरीर है, ज़ाहिर है बहुत सारी जगहों पर वज़ीर आज़म ने इशारतन भी हिट किया है, तो वज़ीर आज़म वाज़ेह नहीं कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद में अगर कामयाबी हुई तो मैं अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, नहीं होती है तो फिर वो शायद डी चौक पर जो जलसा होगा आखिरी अदम एतमाद से एक दिन पहले, उसमें भी बहुत कुछ बोल सकते हैं और बाद में भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। वो वाज़ेह नहीं कर रहे हैं ये सूरत हाल और हर तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये असल में वो मिकेवेली के पैरोकार हैं और वो बैक वक्त धमकी भी देते हैं और कदमों में भी बैठे रहते हैं। आज भी अगर आप तकरीर का उनका लबे-लुबाब देखें तो एक तरफ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एम्बेरस भी किया और दूसरी तरफ खुशामद भी की और ये तासुर भी दिया कि मैं ज़्यादा खिदमत कर सकता हूँ। तो ये डबल इशारे वो हर वक्त देते रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक वो जो कुछ भी कर रहे थे तो वो किसी और के ईमा पे कर रहे थे, इसलिए उनकी ज़ुबान भी चलती थी और उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम भी नहीं होता था। मेरे ख़्याल में तो अगर उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो वो किसी के साथ कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जो मिथ था उनकी पॉपुलैरिटी का, उनके बासलाहियत होने का या उनके दयानतदार होने का, वो भी टूट चुका है। और दूसरा इत्तेहादियों के मामले में कि देखिए वो जो अभी से धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं अगर बच गया तो फिर ये करूँगा अपोजिशन के साथ, तो ये इत्तेहादी ये भी जहन में रखे हुए हैं
कि अगर इमरान खान बच गए अपोजिशन के साथ तो ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उनके पास अपने आप को बचाने के लिए अवामी ताकत भी है। लेकिन ये इत्तेहादी ये सोचते हैं या उनके जो डिसिडेंट है कि भाई अगर इमरान खान बच गया तो इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा करना है, इसलिए मेरा तजिया ये है कि आखिरी मरहले पे ज़्यादा रुझान उनका अपोजिशन की तरफ जाने का होगा। बहुत शुक्रिया साफी साहब का तजिया आपने सुना। मगर हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए एक और हिकमत अमली बनाई है। क्या वो हिकमत अमली आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद हुकूमती रहनुमाओं ने अपने उन अरकान पर दबाव बढ़ा दिया है जो मुमकिन तौर पर अपोजिशन का साथ दे सकते हैं, और हुकूमत ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं कि तहरीक अदम एतमाद के दिन उनका कोई भी रुकन कौमी असम्बली में नहीं जाएगा, और जो रुकन भी इस हवाले से पार्लियामेंट में जाएगा तो आइन के आर्टिकल 63A के तहत उस पर फ्लोर क्रॉसिंग की कार्रवाई होगी, और स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक अदम एतमाद में उनके दिए गए वोट्स को भी कलअदम करार दे देगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस हवाले से पार्टी लाइन को वाज़ेह कर दिया। स्पीकर साहब के पास बिल्कुल ये इख्तियार है कि वो वोट कबूल नहीं करेंगे उन लोगों की अपनी पार्टी का मैंडेट के ख़िलाफ़ वो जाएंगे। वो आर्टिकल 63 उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है, जो रीड है आर्टिकल 63(1)A उसके तहत तो स्पीकर को ये जो डिक्लेरेशन का इख्तियार है कि एक आदमी उसने फ्लोर क्रॉस किया या नहीं किया, ये इख्तियार जो है ये लीडर ऑफ दी पार्टी का है। लीडर फैसला करेगा कि किसी आदमी ने हाउस फ्लोर क्रॉस किया या नहीं किया, और उसके बाद स्पीकर ने उसकी डिक्लेरेशन जारी करनी है। लिहाजा ये तो बेतुकी बात है कि आइन कहे कि नहीं पहले तो आप खिलाफ वर्जी कर लें और फिर हम आपको सजा देंगे। सो खिलाफ वर्जी से ही रोकना जो है वो आर्टिकल 63(1) में। मगर सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत किसी रुकन के खिलाफ वोट देने से पहले कार्रवाई कैसे कर सकती है, और अगर पार्टी के रुकन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट दिया तो उसके दिए गए वोट्स को कलअदम कैसे करार दिया जा सकता है? क्योंकि किसी भी रुकन के वोट्स की दुरुस्तगी या उसकी पार्टी से वफादारी उसी वक्त ही साबित होगी जब उसके वोट को तस्लीम किया जाएगा, और उसी से वाज़ेह होगा कि उसने अपनी पार्टी से वफादारी बदली है या नहीं बदली है। खुद हुकूमती सेनेटर और माहिर कानून अली जफ़र ने भी वाज़ेह किया कि पार्टी अरकान को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। इसमें कोई ऐसी शिक नहीं मुझे नजर आई कि आप रोक सकते हैं अपना वायलेशन करने से। आप डिस्क्वालीफाई तो कर सकते हैं, लेकिन कोई स्टे या कोई रुकावट का मुझे गुंजाइश नहीं नजर आती। इसके अलावा मुल्क के दीगर नामवर कानूनी माहिरीन भी हुकूमत के इस मौक़िफ़ और तरीक़ाकार पर सवालात उठा रहे हैं। एहतजाज एहसन भी इस पर सवालात उठा रहे हैं। कानूनी माहिरीन की राय आपके सामने रखने से पहले जायज़ा लेते हैं कि आइन का आर्टिकल 63A क्या कहता है। आर्टिकल 63A का जो मौजू है वो ये है कि इन्हिराफ करने पर किसी भी रुकन पार्लियामेंट की नाअहली, और ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी पार्टी का रुकन अपनी जमात की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होता है और किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार करता है, या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब में तहरीक एतमाद या अदम एतमाद के मामले में, या मनी बिल और आइनी तरमीमी बिल पर अपनी पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरक्स वोट देता है या नहीं देता है, तो उसे पार्टी का सरबरा तहरीरी तौर पर मुनहरिफ करार दे सकता है, और पार्टी का सरबरा इस डिक्लेरेशन की एक नकल प्रिजाइडिंग अफसर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मुतल्लिका रुकन को भी भेजेगा। मगर ऐसी किसी भी डिक्लेरेशन से पहले पार्टी के सरबरा को इस रुकन को शो कॉज नोटिस के जरिए मौका फराहम करना होगा कि क्यों उसके खिलाफ ये डिक्लेरेशन जारी ना किया जाए, यानी उसे जवाब देने का मौका फराहम करना होगा और उसको नाअहल करार देने से पहले शो कॉज नोटिस जारी करना होगा। आर्टिकल 63A की शिक 3 के मुताबिक डिक्लेरेशन मौसूल होने पर हाउस का प्रिजाइडिंग अफसर 2 दिन के अंदर यह मामला आगे यानी इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो यह तसव्वुर किया जाएगा कि यह मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ खुद ही बढ़ा दिया गया है, जो इस डिक्लेरेशन को कमीशन के सामने रखेगा और 30 दिन के अंदर इस मामले की तस्दीक की जाएगी। और अगर इलेक्शन कमीशन नाअहली के डिक्लेरेशन की तस्दीक करता है तो फिर वो पार्लियामेंट का रुकन नहीं रहेगा, और जो शख्स इस डिक्लेरेशन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुतासिर होगा वो 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है, जो 90 दिन के अंदर इस केस का फैसला करेगी। ये आर्टिकल 63A का मुतल्लिका हिस्सा था जो हमने आपके सामने रखा, जहां कहीं नहीं लिखा कि कोई भी रुकन तहरीक अदम एतमाद में अगर पार्लियामेंट में जाए और वोट दे तो उसका वोट मुस्तरद होगा, बल्कि वाज़ेह है कि किसी रुकन की वोटिंग और उसको गिनती में शुमार करने के बाद ही पार्टी का सरबरा ऐसी कार्रवाई कर सकता है। इस हवाले से कानूनी माहिरीन की क्या राय है? हमने पाकिस्तान के मायानाज कानूनी माहिरीन के सामने ये सवाल रखा कि क्या आइन के आर्टिकल 63A के तहत स्पीकर असेंबली तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक हुकूमती अरकान के उन वोट्स को मुस्तरद कर सकता है जो उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ दिए हों, और क्या ऐसी सूरत में उनके खिलाफ पार्टी से मुनहरिफ होने की कार्रवाई चल सकती है? क्या उन्हें वोट देने से रोका जा सकता है? क्या यह आइन की रूह के मुताबिक होगा? तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया कि ना आइन की रूह ये है ना आइन का मतन ये है। देखिए आइन बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से 63A
कि अगर कोई शख्स पार्टी हिदायत के मुताबिक वोट नहीं करता नो कॉन्फिडेंस के एक मोशन में, तो उसके खिलाफ एक तादीबी कार्रवाई है जो पार्टी हेड की सवाबदीद में शुरू की जा सकती है। इस कार्रवाई का शुरू किया जाना भी कोई आईनी जरूरत नहीं है। पार्टी हेड अगर समझे कि उसने किसी को माफ करना है तो माफ भी कर सकता है, लेकिन अगर पार्टी हेड ये डिक्लेरेशन दे कि इस शख्स ने वोट हमारी हिदायत के खिलाफ दिया है एक अदम एतमाद की तहरीक में, तो उस सूरत में उस शख्स को पहले सुनवाई दी जाएगी, उसकी हेयरिंग होगी, उसके बाद मामला जो है वो स्पीकर के पास जाएगा, स्पीकर साहब उसको मुनासिब समझेंगे तो आगे इलेक्शन कमीशन में भेजेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उस मामले को पूरे इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे, और ये फिर इलेक्शन कमीशन की ताकत है कि उसको नाअहल और अपनी नशिस्त से महरूम करार दे। ऐसा हरगिज आइन में नहीं है कि नाफरमानी करने पर आनन फानन खुद ही कोई शख्स नाअहल हो जाएगा। ये तो बहुत ही दूर की बात है कि उसका डाला हुआ वोट जो है वो जाया हो या वो मौसर ना रहे। तो ये तमाम जो गुफ्तगू हो रही है ये ना सिर्फ आइन की रूह के मुनाफी है, ये आइन के वाज़े मतन के भी मुनाफी है। आर्टिकल 63A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई शख्स जो किसी पार्टी का मेंबर होगा वो प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस में पार्टी की हिदायत के मुखालिफ वोट नहीं कर सकता, और अगर वो वोट करेगा तो फिर पार्टी हेड जो है, पार्टी का जो सरबराह होगा, वो उसको डिक्लेयर कर देगा कि जी इसने पार्टी से डिफेक्ट कर दिया, ये पार्टी से इनहराफ किया है, और वो डिक्लेरेशन जो है वो स्पीकर को भी भेज देगा और वो डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को भी चली जाएगी। स्पीकर के पास जब जाएगी तो स्पीकर भी इलेक्शन कमीशन को वो डिक्लेरेशन भेज देगा। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होता है कि वो 30 दिन के अंदर इसको कंफर्म करे कि हाँ भी इस शख्स ने डिफेक्ट किया है, इनहराफ किया है, और अगर वो उसको कंफर्म करते हैं तो उस वक्त उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, यानी उससे पहले वो मेंबर रहेगा। तो ये जो इख्तियार है मेंबरशिप खत्म करने का, ये इलेक्शन कमीशन को है, और इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के बाद वो खत्म होगी और उसके खिलाफ उस शख्स को अपील का भी हक है सुप्रीम कोर्ट में। सो लिहाजा ये कि भी स्पीकर उसको रोक सकता है, ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो अगर ये इस किस्म की चीज होगी तो मुझे यकीन है कि ये मामला फिर अदालतों में जाएगा और अदालत में फिर उस पर फैसला करेगी। आइन में तो यही है ना कि वो मेंबर है, मेंबर तो वो डिस्क्वालीफाई होता है जब इलेक्शन कमीशन करेगी। जिस वक्त वो वोट करेगा तो उस वक्त वो मेंबर होता है, लिहाजा उसकी वोट काउंट होनी चाहिए। जो क्लियर टेक्स्ट है प्रोविजन का वो भी ये नहीं कहता, वो कहीं नहीं उसमें लिखा कि वोट जो है वो काउंट नहीं होगा, और जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो MNA है वो अभी भी सिटिंग MNA है लेकिन उनका वोट स्पीकर काउंट ना करें और वो कई हफ्ते बाद जाके डिस्क्वालीफाई हो। दूसरा, अगर आप इंटरप्रिटेशन जुडिशल देखें उसमें भी कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि वोट काउंट नहीं होगा। आप कंपैरेटिव जुरिस्डिक्शंस में देख लें, भारत में देख लें और ममालिक में देख लें, वहाँ भी ऐसा नहीं होता कि वोट काउंट नहीं होता, चाहे बाद में कोई प्यूनिटिव एक्शन लिए जाए MNAs के खिलाफ। फिर आप हमारी पास्ट प्रैक्टिस देख लें, जिन लोगों को डीसीट किया गया है पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करने पर, उनको सिर्फ डीसीट ही किया गया है। ऐसा नहीं हुआ कि रेट्रोस्पेक्टिवली उनके वोट कैंसिल किए गए हों। पार्टी हेड जो है वो कोई फैसला आर्बिट्ररीली नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, आपको याद होगा आयशा गुलेलाई साहिबा का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पार्टी हेड फैसला करने से पहले शो कॉज नोटिस से जो मेंबर हैं उन्हें सुने फिर फैसला करे। इसके अलावा अहम बात यह है कि फैसला फिर भी इलेक्शन कमीशन का है। पार्टी हेड इस सिचुएशन में भी एक डिक्लेरेशन देते हैं, उन्हें उस डिक्लेरेशन को कंफर्म या ना कंफर्म करना, रिजेक्ट करना, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला है। उसमें भी बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने जो MNA हैं या कोई भी पार्लियामेंटेरियन है उनको सुने बगैर, उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ ड्यू प्रोसेस टू बी हर्ड, उसके बगैर आप उनके खिलाफ कोई फैसला ही नहीं कर सकते। तो अगर आप तब नहीं कर सकते, आप इस सिचुएशन में कैसे कर सकते हैं? इसकी तो मुझे कोई समझ नहीं आती कि ये कहाँ से इंटरप्रिटेशन कुछ लोग कर रहे हैं कि पहले से आप प्रीएम्प्ट कर लेंगे कि डिफेक्शन हो ही ना। तो देखिए, अगर ऐसा होता कोई मामला तो वो आइन 18वीं तरमीम में 63A आखिरी बार अमेंड हुआ था, वो ये डाल देते, वो कह देते कि कुछ सिचुएशंस में जैसे वोट्स ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपको वोट करने की जरूरत ही नहीं है,
पार्टी हेड जो है वो पार्टी का फैसला स्पीकर तक कम्युनिकेट कर दें कि पार्टी ने फैसला कर लिया है, हम ऐसे वोट करेंगे या अब्सटेन करेंगे। फिर आप इस प्रोसेस से ही क्यों जा रहे हैं कि आपने वोटिंग करवानी है अगर वो वोट डिसरिगार्ड हो जाएंगे जो पार्टी लाइन के खिलाफ है? और फिर आप अब्सटेंशन का क्या करेंगे? ये सिर्फ हुकूमत पे अप्लाई नहीं करता, ये ऑपोजिशन पे भी अप्लाई करता है। अगर ऑपोजिशन के कुछ मेंबरान हैं वो उनकी पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करते हैं या अब्सटेन करते हैं तो उनको भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो एक तरह वोट करे या उनके वोट डिसरिगार्ड हो। अब सोचिए अगर कोई अब्सटेन करे तो फिर आप किस तरह पार्टी लाइन जो है उसको इन्फोर्स करेंगे? क्या आप उन्हें जबरदस्ती बुलाएंगे पार्लियामेंटेरियन को कि आप पार्लियामेंट आए, आप वोट करें पार्टी लाइन के हिसाब से? आप नहीं कर सकते। तो ये इतनी ज्यादा वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे मैं बहुत एक कैटेगोरिक की ये कहूंगी कि एम्बिग्विटी बिल्कुल भी नहीं है। स्पीकर के पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है, ना ही पार्टी हेड के पास है। शाहज़ेब, मैं समझता हूं कि अव्वल तो कोई भी पार्लियामेंट्री पार्टी या पार्लियामेंट्री हेड जो लीडर हेड ऑफ पार्टी जो है वो ये किसी को डायरेक्शंस नहीं दे सकता कि वो हाउस किसी पार्लियामेंटेरियन को कि वो हाउस की प्रोसीडिंग्स में शिरकत ही ना करे। ये हर एमएनए, हर सेनेटर की ना सिर्फ ये उसका राइट होता है बल्कि उसका फर्ज होता है कि वो जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करे और कोई इस किस्म की डायरेक्शंस दे ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि आपका वोट काउंट होता है या नहीं होता। देखिए, अगर आप हाउस के मेंबर हैं, आप हाउस में मौजूद हैं, आपने अपना वोट कास्ट किया है तो वो हर सूरत में स्पीकर को काउंट करना है। ये अलग बात है कि अगर आपने वायलेट किया है पार्टी की डायरेक्शन विद रिगार्ड टू कास्टिंग ऑफ द वोट, आपको हाँ में वोट कास्ट करना था, आपने ना में कर दिया, तो फिर पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है वो एक डिक्लेरेशन शाया कर सकता है कि आपकी जो सीट है वो आप लूज कर देंगे, ठीक है। मगर वो डिक्लेरेशन भी फौरन अमल में नहीं आती, वो डिक्लेरेशन जाती है इलेक्शन कमीशन के पास फॉर कॉन्फर्मेशन। एक बार वो कॉन्फर्मेशन हो जाए इलेक्शन कमीशन से तो उसके बाद आप अपनी सीट लूज करते हैं। मगर उस दौरानिये में जो आपने वोट कास्ट किया है वो तो ऑब्वियसली उस वोटिंग का रिजल्ट तो वो उसी वक्त स्पीकर पे लाजिम है कि वो उसी वक्त अनाउंस करे, तो आपकी वोट की वेटेज पे कोई फर्क नहीं आता। एक तो बात यह है कि किसी भी मेंबर नेशनल असेंबली को रोका नहीं जा सकता है नेशनल असेंबली के सेशन में जाए, कोई इस किस्म की कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दूसरा ये है कि अगर वो चला जाता है और वहाँ मोशन पेश होता है तो उसको हक है कि उस मोशन पर वोट दे या उसके खिलाफ दे, उससे भी रोका नहीं जा सकता। और अगर वो मोशन के लिए वोट देता है तो वो वोट काउंट होगा। हाँ, अलबत्ता उसके बाद अगर पार्टी हेड चाहे तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है आर्टिकल 63A की, और वो जो 63A में तरीका कार दिया उसके मुताबिक कर सकता है, लेकिन उसको रोक नहीं सकता, ना उसका वोट जो है वो डिस्काउंट हो सकता है। स्पीकर के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि किसी मेंबर का वोट काउंट करने से इनकार कर दे या उसको नजरअंदाज कर दे, नहीं हो सकता। बात इतनी है कि स्पीकर ना तो रिटर्निंग ऑफिसर है ना वो इस किसी किस्म की रूलिंग का हक रखता है। यहाँ पे जो मामला है वो ये है, क्या वोट से पहले पार्टी का लीडर ये कह सकता है कि उसके मेंबर्स जो है वो डिफेक्ट कर गए हैं? किसी के जहन में झांक के, किसी के इरादे भांप के डिफेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। और डिफेक्शन का सर्टिफिकेट अगर दे भी दिया जाए और वो होगा वोट के बाद, तो भी पार्टी लीडर उसको पार्टी से नहीं निकाल सकता, उसको किसी तरीके से अनसीट नहीं कर सकता। वो मामला स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रीएम्प्ट कर सकते हैं या वो रोक सकते हैं या वो मना कर सकते हैं लोगों को जाने से। और स्पीकर का तो कोई रोल ही नहीं है। याद रखिए, वो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं है, ही इज ओनली ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिसके पास ना रूलिंग का इख्तियार है ना किसी को वोट देने से रोकने का इख्तियार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।